हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी पर। तो हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में भाग 2 चल रहा है इस समय, और भाग 2 में 2 चैप्टर आपके क्लियर हो गए। तो 2 चैप्टर अगर हमने क्लियर कर दिया तो उसको आप लोग भी क्लियर कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद दोनों चैप्टर को क्लिक करोगे तो 1 बाय 1 लेक्चर सब आपका जो है क्लियर हो जाएगा। और उसको क्लियर करके अपना नोट्स बना लीजिए। उस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बता दिए। दूसरे चैप्टर में 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता दिए, तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप लोग हल कर लिए। उस टाइप के और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोग हल कर लीजिए। आज देखिए तीसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। भाग 2 का तीसरा चैप्टर है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यानी सारा काम यहाँ प्रिज्म करना है, यानी प्रकाश को प्रिज्म पर गिराना है। तो प्रिज्म क्या करेगा? तो जब प्रकाश को हम प्रिज्म पर गिराएंगे तो प्रिज्म क्या करेगा? उसका अपवर्तन करेगा और परिक्षेपण करेगा। इसी को पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। और ये चैप्टर से एक डेरिवेशन जरूर आता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, और इससे जो है फार्मूले पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए भी और एग्जामिनेशन के व्यू से भी। तो हमको पूरे चैप्टर में प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। और ये प्रिज्म में 2 जो घटना होगी, अपवर्तन और परिक्षेपण। यानी प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करेगा और उस प्रकाश को कई रंगों में बांटेगा। जब प्रकाश का कई रंगों में बंटना है तो उसको कहेंगे परिक्षेपण। परिक्षेपण को एक परिभाषा और देते हैं, कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण कहें या वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब रंग से, विक्षेपण का मतलब बांटना। तो प्रिज्म कलर को अनेक रंगों में बांट देती है, उसी को कहते हैं परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहले टॉपिक प्रिज्म है क्या? प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म जब भी देखोगे त्रिभुजाकार ऐसा बनता है और इसके एक पार से दूसरे पार दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सपोज ABC ये त्रिभुजाकार है। तो कांच का बना त्रिभुजाकार पारदर्शी माध्यम, कांच का बना त्रिभुजाकार पारदर्शी माध्यम जो 2 पृष्ठों पर झुका होता है उसे ही प्रिज्म कहते हैं। फिर से सुनिए, कांच का बना त्रिभुजाकार वह पारदर्शी माध्यम जो 2 पृष्ठों पर झुका हो, उसी को हम क्या नाम देंगे? प्रिज्म। तो प्रिज्म के जो दोनों पृष्ठ होते हैं उसका नाम होता है अपवर्तक पृष्ठ। तो ये अपवर्तक पृष्ठ, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है क्योंकि इसी पर प्रिज्म झुका है। ये आपका अपवर्तक पृष्ठ हो गया। तो अगर ABC हमारा प्रिज्म है तो AB और AC अपवर्तक पृष्ठ है। अब दोनों अपवर्तक पृष्ठ झुकेंगे, इसका मतलब यहां एक कोण बनेगा। इसी कोण को हम नाम देते हैं अपवर्तक कोण। इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तक कोण, या इसको एक और नाम देते हैं प्रिज्म का कोण, जिसको हम शो करेंगे कैपिटल A से। तो प्रिज्म के बारे में समझ गए। प्रिज्म क्या है? कांच का बना त्रिभुजाकार समांग पारदर्शी माध्यम जो 2 पृष्ठों पर झुका होता है उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के उन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे और दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं, जिसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने डायग्राम में क्या लिया है? ABC ये प्रिज्म है जिसमें AB और AC पर ये झुका है, इसका मतलब ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया। दोनों के बीच का ये जो कोण होगा उसको कहेंगे अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म के बारे में समझ गए। अब प्रिज्म क्या करेगा? प्रकाश का अपवर्तन, और वही प्रिज्म क्या करेगा? प्रकाश का परिक्षेपण। तो पहले हम अपवर्तन पे डिस्कस करेंगे। यानी अब प्रिज्म क्या करेगा? प्रकाश का अपवर्तन करेगा। देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रिज्म जो है प्रकाश का अपवर्तन करेगा। तो प्रिज्म के बारे में आप क्लियर कर लिए।
हम ये प्रिज्म बना देते हैं। ये आपका एक प्रिज्म है, नाम दे देते हैं ABC। ABC एक प्रिज्म है। मान लेते हैं इस प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण को गिराते हैं। जिस प्रकाश किरण को गिराएंगे उसको कहेंगे श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश। हम प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण को गिरा रहे हैं, श्वेत प्रकाश। और ये प्रकाश कहाँ है? वायु में। ये प्रकाश है कहाँ? वायु से ही ना आएगी। और कहाँ प्रवेश करेगी? प्रिज्म के अंदर। तो प्रिज्म किसका बना है? कांच का। तो क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उस घटना को अपवर्तन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो घटना कहलाएगी अपवर्तन, यानी प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करेगा। ठीक है, तो ये आपका अपवर्तन। मान लीजिए PQ ये प्रकाश की किरण को गिरा रहा है, तो जिस प्रकाश किरण को गिराएंगे उसको कहेंगे आपतित किरण, यानी ये हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण। और ये आपकी क्या हो गई? ये अपवर्तित किरण। और ये प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकल गया। मान लीजिए आपका जो हो गया QR दिशा में उसका अपवर्तन हुआ और RS दिशा में बाहर निकल गई। तो बाहर निकलने का मतलब निर्गत किरण। ये आपका निर्गत किरण हो गया। अब हमने क्या किया? पहले पॉइंट पर अभिलंब खींच दिया, ये देखो, और यहां दूसरे पॉइंट पर भी अभिलंब खींच दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर अभिलंब खींचे तो ये आपका आपतन कोण I और ये निर्गत कोण I डैश ले लेते हैं। ये आपका अपवर्तन कोण R और ये अपवर्तन कोण R डैश। ठीक है, तो यहां दो तरह का कोण बना, I डैश, जो दोनों आपतन कोण का काम करेगा, लेकिन नाम इसका पढ़ा जाता है I को आपतन कोण, और I डैश चूंकि प्रकाश बाहर निकल रहे उसको कहेंगे निर्गमन कोण। अब यहां देखो, यदि आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएं, ध्यान दीजिए, आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और जो निर्गत किरण है उसको पीछे बढ़ाएं, तो जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उसको कहते हैं विचलन। जिस बिंदु पर ये मिलेंगे उसको कहेंगे विचलन, और ये जो कोण बनेगा इसको हम कहेंगे विचलन कोण, जिसको किससे शो करेंगे? डेल। तो प्रिज्म ने प्रकाश का क्या कर दिया? अपवर्तन। कैसे किया अपवर्तन? अगर हम प्रिज्म के ऊपर यानी उसके अपवर्तक पृष्ठ पर कोई श्वेत प्रकाश किरण को गिराएंगे तो वह प्रिज्म के अंदर क्या होगी? अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रिज्म में प्रकाश जो है वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और ये बाहर की तरफ निकल गई निर्गत। तो यहाँ PQ क्या है? आपतित किरण। QR क्या है? अपवर्तित किरण। और RS क्या है? निर्गत किरण। यदि आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो वह जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को कहते हैं विचलन। विचलन को किससे शो करते हैं? डेल से। ठीक है, अगर I का मान I डैश के बराबर हो और R का मान R डैश के बराबर हो तो डेल का मान हम क्या लेंगे? डेल यम, जिसको कहते हैं अल्पतम विचलन। तो प्रिज्म में अल्पतम विचलन कब होगा? प्रिज्म में अल्पतम विचलन तभी संभव है जब आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर हो, यानी I बराबर I डैश और R बराबर R डैश। तो उस कंडीशन में डेल बराबर क्या होगा? डेल यम। इसी को कहते हैं अल्पतम विचलन, यानी प्रिज्म में क्या हो रहा है? अल्पतम विचलन। तो आपने क्या क्लियर कर लिया प्रिज्म के बारे में? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। कैसे होता है अपवर्तन? जब किसी प्रिज्म पर प्रकाश को गिराएंगे तो वह प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होगी, बाहर क्या होगी? निर्गत हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपतित किरण और निर्गत किरण को बढ़ाएंगे तो प्रिज्म के अंदर जिस बिंदु पर वह मिलेगी उस बिंदु को कहेंगे अल्पतम विचलन, यानी केवल विचलन होगा। अल्पतम विचलन कब होगा? जब आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होगा, यानी जब I बराबर I डैश, R बराबर R डैश, तो डेल बराबर क्या होगा? डेल यम। इसे क्या नाम देंगे? इसे अल्पतम विचलन की स्थिति कहते हैं।
तो 1 नंबर के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि अल्पतम विचलन किसे कहते हैं, तो लिखोगे अल्पतम विचलन में शॉर्टकट में आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश, तो डेल बराबर क्या होगा, डेल एम। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यूपी बोर्ड में एक डेरिवेशन, इस चैप्टर से ये डेरिवेशन मैक्सिमम आता है और आएगा तो कम से कम 3 से लेके 4 नंबर में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिज्म प्रकाश का क्या करता है, अपवर्तन, तो उसके अपवर्तनांक का सूत्र क्या है। तो हमने डायग्राम में क्या लिया है, ABC कांच का बना एक पारदर्शी प्रिज्म है जिसमें AB और AC प्रिज्म का क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, और कोण A जो है प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण है। इस पे PQ प्रकाश किरण आपतित होती है जो QR दिशा में अपवर्तित हो गई और RS दिशा में निर्गत हो गई। हमने इस पे अभिलंब खींच दिया NE और ME। इस कंडीशन में ये कोण हो जाएगा आपतित किरण के लिए आपतन कोण I, और ये हो गया निर्गत किरण के लिए निर्गमन कोण I डैश, और इसके अंदर इसका अपवर्तन हो रहा I R और R डैश। अगर हम आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाएं और अपवर्तित किरण जो है निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाएं, तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम नाम देते हैं अल्पतम विचलन या विचलन। तो जरा अपने डायग्राम को देखिए, डायग्राम में त्रिभुज DQR में बहिष्कोण अगर प्रमेय लगा दें, तो हालांकि बहिष्कोण का डिस्कस इसके पहले वाले चैप्टर में किए हो, बहिष्कोण प्रमेय से, तो त्रिभुज DQR में बहिष्कोण का क्या मतलब होता है, त्रिभुज के बाहर का कोण उसके दूर के 2 अंदर के कोणों के योग के बराबर। तो बाहर वाला कोण क्या है, डेल। तो बहिष्कोण प्रमेय से डेल बराबर अंदर का कोण Q वाला और कोण R वाला, यानी कोण क्या हो गया आपका, कोण DQR और प्लस कोण DRQ। अब अपने डायग्राम को देखिए, इसमें ये पूरा कोण I है तो ये पूरा कोण भी क्या होगा, I। अब नीचे वाला कोण R है तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, इस कोण का मान आ जाएगा I माइनस R। फिर प्लस इस कोण पे चलिए, ये बाहर का निर्गमन कोण I डैश है तो ये अंदर वाला पूरा कोण कितना होगा, I डैश। नीचे वाला कोण कितना है, R डैश, तो ये ऊपर वाला कोण मिल जाएगा कितना, I डैश माइनस R डैश। तो यहां से आपका हो गया I प्लस I डैश माइनस R माइनस R डैश, यानी I प्लस I डैश, और माइनस को कॉमन लोगे तो R प्लस R डैश, ये आपका हो गया। आप लोग अल्पतम विचलन की कंडीशन क्या पढ़े हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में होता I बराबर I डैश, R बराबर R डैश। वीडियो को अंत तक देखिए और 1 बाय 1 डेरिवेशन आप करिए, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहां से अल्पतम विचलन के केस में I का मान I डैश होता है, R का मान R डैश, तो बताया गया था डेल का मान क्या ले लोगे, डेल एम। तब ये सूत्र कितना आ जाएगा, डेल की जगह पे डेल एम बराबर I प्लस I, क्योंकि I बराबर I डैश, माइनस का चिन्ह R प्लस R, तो यहां से डेल एम का मान आ गया 2I माइनस 2R। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लिए डेल एम का मान, डेल एम का मान टोटल हो गया 2 कॉमन ले लो, I माइनस हो गया R। इसकी जरूरत पड़ेगी, नंबरिंग दे दीजिए फर्स्ट। ठीक है, तो हमने बहिष्कोण का जो प्रमेय लिया, उस बहिकोण के प्रमेय से अल्पतम विचलन कोण का मान निकाले, डेल एम का मान आ गया 2I माइनस 2R, या 2 को कॉमन भी ले सकते हो तो I माइनस R। आप लोग हाई स्कूल में एक मैटर और पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो जरा डायग्राम को देखिए, डायग्राम में AQER एक चक्रीय चतुर्भुज है, AQER, यानी चित्र से आपको कोण A प्लस कोण E का मान कितना मिल जाएगा, 180। समीकरण 2, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा होती है, चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने के कोण को जोड़ने पर 180 मान हो जाए। यानी कोण A के सामने कोण E है तो A प्लस E बराबर 180।
और इसमें जरा देखिए त्रिभुज QRE में, तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, यानी कोण R प्लस R डैश प्लस E बराबर कितना होगा 180। समीकरण 3 दे दीजिए। अब समीकरण 2 और 3 को देखिए, दोनों का 180 180 है, यानी राइट बराबर है, तो लेफ्ट भी क्या होगा बराबर होगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अ सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा a प्लस ई बराबर r प्लस आर डैश प्लस आपका e। अब देखो e से e कट जाएगा, अब e से e कटा तो a बराबर हो गया r प्लस आर डैश। कंडीशन क्या पढ़े हो, अल्पतम विचलन में r का मान क्या लेना r डैश या r डैश बराबर r, तब a बराबर कितना आ जाएगा r प्लस r, इसका मतलब a बराबर हो जाएगा 2r, तो r का मान कितना रखोगे a/2। अब आपको r का मान मिल गया, ठीक है, r की वैल्यू आप काउंट कर लिए। अब हम किसका मान काउंट कर ले, i का मान काउंट कर ले। तो यहां से देखिए आपका डेल m बराबर क्या है 2i माइनस 2r, इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए 4। आप डेल m बराबर पढ़े हो 2i माइनस 2r, तो यहां से डेल m बराबर 2i माइनस 2r का मान कितना निकाले हो a। अब a को पक्षांतर कर दो तो 2i का मान कितना आ जाएगा डेल m प्लस हो जाएगा a, तो यहां से i का मान हो जाएगा a प्लस डेल m पूरे के बटे 2। समीकरण हो गया 5। तो अपवर्तनांक का जो नियम है वो स्नेल का नियम है। अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो साइन i बटे साइन r बराबर n, और आपने क्या निकाल लिया समीकरण 4 में r का मान, और समीकरण जो 5 है उसमें आपका i का मान। नोट कर लीजिए यहां तक। हाँ, तो अब देखिए जो है आपने जो बहिष्कोण प्रमेय से और चक्रीय असम चतुर्भुज आपका चक्रीय चतुर्भुज और त्रिभुज से आपने i और r का मान निकाल लिया। अब यहां कंडीशन ले लें, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो स्नेल के नियम से हमने कंडीशन में क्या माना, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या ले लें n, तो स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम आप लोग पढ़े हैं साइन i बटे साइन r बराबर होता n। अब समीकरण 5 से i का मान और समीकरण 4 से r का मान रख दीजिए, तो साइन i का मान बोलो a प्लस डेल m बटे 2, देखिए i का मान रख दिए, पूरे के बटे साइन r का मान a बटे 2 बराबर n, तो पूरा सूत्र हो गया n बराबर साइन a प्लस डेल m बटे आपका 2 पूरे के बटे आपका साइन a बटा 2। यही क्या है, आपने ये किसका डेरिवेशन कर लिया, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का क्या सूत्र हो गया, n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 अब बटे साइन a बाई 2। ये सूत्र तभी मिलेगा जब प्रिज्म में कौन सी कंडीशन अप्लाई करो, अल्पतम विचलन। अल्पतम विचलन का मतलब i बराबर i डैश और r बराबर r डैश के केस में डेल बराबर डेल m। कर लीजिए। हाँ, तो ये अपवर्तनांक का आपने डेरिवेशन कर लिया। इसी में देखिए प्रश्न पूछता क्या, अगर प्रिज्म पतला है तो पतले प्रिज्म के लिए क्या विचलन होगा। अगर प्रिज्म आपका पतला है तो इसी में एक टॉपिक है पतले प्रिज्म के लिए विचलन। अब हमारा प्रिज्म पतला है, तो अगर प्रिज्म पतला है तो साइन i लिखो या केवल i लिखो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन r लिखो या केवल r लिखो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर प्रिज्म आपका पतला है तो पतले प्रिज्म के लिए साइन i बराबर i और साइन r बराबर r। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइन i बटे साइन r बराबर n होता है। अब प्रिज्म आपका क्या है पतला, तो पतला है तो साइन i की जगह पे i रख देंगे, साइन r की जगह पे r रख देंगे, बराबर किसके n। अब आप लोग को i का मान पता है, देख लो i का मान कितना है, i का मान है a प्लस डेल m बटे 2 ना, और r का मान कितना है a बटा 2।
बराबर किसके n। अब 2 से 2 आपका कट गया तो ऊपर हो गया a प्लस डेल m और बटे नीचे क्या हो गया a बराबर n। तो a प्लस डेल m बराबर हो जाएगा n a। तो डेल m का मान आ गया n a माइनस a कॉमन है तो डेल m बराबर हो गया n माइनस 1 गुणे a। यही क्या है पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र है। तो पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र के लिए क्या करोगे, जहां साइन आई है वहां आई रख दोगे, साइन आर जो है आर हो जाएगा। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर n। तो इस कंडीशन में आई और आर को अगर यहां से हम पुट करें तो वैल्यू आ गई डेल m बराबर n माइनस 1 इंटू ए। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है कि पतले प्रिज्म के विचलन का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये जो पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र है इसमें n है और क्या है a। n को हम क्या कहते हैं अपवर्तनांक और a को क्या कहेंगे अपवर्तक कोण, या इसी को हम क्या नाम देते हैं प्रिज्म का कोण। तो क्या क्लियर हो गया, अल्पतम विचलन का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और उसके कोण पर निर्भर करता है। इसमें आपतन कोण आई नहीं है, तो आपतन कोण आई नहीं है इसका मतलब अल्पतम विचलन के केस में अगर प्रिज्म पतला है तो उस पर आपतन कोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपतन कोण बड़ा है छोटा है उसके विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा, जब प्रिज्म पतला है। तो यहाँ आपने जो हो गया 2-3 बातें क्लियर कर ली। प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का डेरिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे हमने पतले प्रिज्म के लिए विचलन दिखा दिया। मान आया डेल m बराबर n माइनस 1 गुणे a। इसकी निर्भरता हम बता दिए कि पतले प्रिज्म का जो विचलन है वो पदार्थ के अपवर्तनांक और आपका जो है अपवर्तक कोण या प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। इस सूत्र में कहीं आपतन कोण आई नहीं है, इसका मतलब पतले प्रिज्म के विचलन पर आपतन कोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोट कर लीजिए इसको। वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण है क्या, जैसे सपोज मान लेते ये प्रिज्म है, नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर हम प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण को गिरा दें तो जिस प्रकाश किरण को गिराते हैं उसको कहते हैं श्वेत प्रकाश। तो प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश को गिराएंगे तो वह 7 रंगों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। और ये रंगों का जो क्रम है उसको ज्ञात करने का तरीका होता है बयानी हपी नाला। इन 7 रंगों को याद कैसे करोगे, बयानी हपी नाला। बयानी हपी नाला में पहला जो रंग होगा बैगनी, दूसरा हो जाएगा आसमानी, तीसरा हो जाएगा नीला, चौथा हो जाएगा हरा, पांचवा होगा पीला, छठवां होगा नारंगी और 7वां होगा आपका लाल। ये 7 रंगों में आपको प्रकाश किरण बढ़ जाएगी। तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटने की ये घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं परिक्षेपण। यानी जब किसी प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश की किरणों को गिराएंगे तो वह अनेक रंगों में बटेगी। अनेक रंगों में बंटने की घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण। मतलब वर्ण का जो हो गया अलग अलग भागों में विक्षेपण हो गया, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं परिक्षेपण। हमको 7 रंग क्लियर दिखाई पड़ते हैं जिसको हम निकालते हैं बयानी हपी नाला या BGOR। अब बयानी हपी नाला में पहला ब है तो बैगनी रंग सबसे नीचे होगा, दूसरे नंबर पे या है, या का मतलब आसमानी, तीसरे नंबर पे नी है नीला, ह का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, उसके बाद ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब हो गया लाल। ये 7 रंग हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। अब बैगनी रंग को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं और इस किरण को आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहलाएगा बैगनी रंग का विचलन, जिसको हम शो करेंगे डेल V से। और लाल रंग के विचलन को अगर देखा जाए
तो ये हो जाएगा लाल रंग का विचलन। डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन लाल रंग के प्रकाश के विचलन से अधिक होगा। डायग्राम ये क्लियर कर रहा है कि बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन लाल रंग के प्रकाश के विचलन से अधिक होगा। आप लोग विचलन के लिए सूत्र पढ़े हो, डेल एम बराबर n-1 गुणे ए, यानी जिसका विचलन अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा। तो विचलन अधिक किसका है? बैगनी रंग का, तो अपवर्तनांक भी किसका अधिक होगा? बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक से अधिक होगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आप लोग को बना कि अगर कांच से बैगनी रंग का विचलन देखा जाए और लाल रंग का विचलन देखा जाए तो कांच से बैगनी रंग का विचलन अधिक होगा, लाल रंग का विचलन कम होगा। इस फार्मूले से जिसका विचलन अधिक होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो कांच के लिए बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो यहाँ 2 पॉइंट आप लोग क्लियर कर लोगे, डेल भी का मान डेल आर से अधिक होगा, पहली पॉइंट, और दूसरी पॉइंट आपका जो है एन भी का मान एन आर से अधिक होगा। तो आपने क्लियर कर लिया वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब वर्ण का मतलब रंग से, विक्षेपण का मतलब बांटना। तो जब प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश किरण को गिराएंगे तो वह अनेक रंगों में बढ़ जाती है। अनेक रंगों में बंटने की इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, जिसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं परिक्षेपण। और ये रंग होते किसने हैं? बयानी हपीनाला से 7, जिसमें बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन डायग्राम से क्लियर है लाल रंग के प्रकाश के विचलन से अधिक होगा। और ये सूत्र बता रहा है कि जिसका विचलन अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा। इसका मतलब ये है कि बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक से अधिक होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन डेल भी है और लाल रंग के प्रकाश का विचलन डेल आर है। बैगनी रंग जो है उसके प्रकाश का विचलन डेल बी और लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या है? डेल आर। तो डेल भी में से डेल आर को घटाओगे तो जो मान आएगा उसको हम कहेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसको हम नाम देते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब आप लोगों को पता है कि वर्ण विक्षेपण को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? परिक्षेपण। तो इसको हम कहेंगे कोणीय परिक्षेपण। तो कोणीय परिक्षेपण का मान आ गया डेल भी माइनस आपका डेल आर। इसको शो किससे करेंगे? थीटा से। तो थीटा बराबर हो गया डेल भी माइनस डेल आर। तो यहां से एक परिभाषा आ गई, कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसी को हम शॉर्टकट में कहते हैं कोणीय परिक्षेपण। इसको हम नाम देते हैं कोणीय परिक्षेपण। तो कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होना चाहिए कि बैगनी रंग के प्रकाश के विचलन और लाल रंग के प्रकाश के विचलन के अंतर को कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। किससे शो करेंगे? थीटा से। तो थीटा का मान आ जाएगा आपको डेल भी माइनस आपको डेल आर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप लोग फार्मूला पढ़े हो इसके पहले वाले लेक्चर में। अपवर्तनांक का सूत्र होता है डेल एम बराबर n-1 गुणे ए। अब बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए हो जाएगा डेल भी बराबर n भी -1 गुणे ए। लाल रंग के लिए कितना आ जाएगा? लाल रंग के लिए डेल आर बराबर n-r-1 गुणे ए। समीकरण इसको दे दीजिए 1। अब समीकरण 1 में मान रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा? कोणीय वर्ण विक्षेपण, या इसी को शॉर्टकट में क्या कहेंगे? कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण। ठीक है। अब देखिए इसका मान, तो थीटा बराबर आपका कितना है? डेल भी माइनस डेल आर। अब डेल भी का मान कितना निकाले हो? n भी -1 गुणे ए। डेल आर का मान n-r-1 गुणे ए। कॉमन है।
अब ए कॉमन लोगे तो एन भी माइनस वन माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस वन, ए आपका कॉमन हो गया, एन भी माइनस वन माइनस हो गया एन आर प्लस वन, माइनस से गुणा किए, अब प्लस वन माइनस वन कट गया तो मान आ गया एन भी माइनस एन आर गुणे आपका ए, ये हो गया आपको थीटा का मान। नोट कर ले। तो आपने कोणीय वर्ण विक्षेपण क्लियर कर लिया। अब देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, या इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, परिक्षेपण क्षमता। परिक्षेपण क्षमता। तो आप लोगों को पता है कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण को गिराएंगे तो वो 7 रंगों में दिखाई देगी बयानी हपी नाला, जिसमें मध्य वाले रंग को मानते हैं पीला, यानी इसमें मध्य वाले रंग को क्या मानेंगे, मध्य जो हो गया पीला। तो आपको पता है कि ये जो थीटा है इस थीटा को क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, यानी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण को गिराते हैं तो उसके कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्य रंग के विचलन के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, परिक्षेपण क्षमता। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता क्या हो गया, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण को गिराते हैं तो उसके कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा, कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यमान रंग के विचलन के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, जिसे परिक्षेपण क्षमता के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों को पता है कि थीटा का मान कितना होता है, थीटा का मान है डेल भी माइनस डेल आर, और पहले से आपका क्या है डेल वाई। इसकी जरूरत पड़ेगी, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। विचलन के लिए सूत्र क्या पढ़े हो, विचलन का सूत्र देखिए, विचलन का सूत्र होता है डेल एम बराबर एन माइनस वन गुणे ए। अब बैगनी रंग के लिए निकालिए, बैगनी रंग के लिए, अब बैगनी रंग के लिए सूत्र हो जाएगा डेल भी बराबर एन भी माइनस वन गुणे ए। लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए बोलिए डेल आर बराबर एन आर माइनस वन गुणे ए, ये लाल रंग के लिए हो गया। और मध्य रंग कौन सा है, पीला, तो पीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए डेल वाई बराबर एन वाई माइनस वन गुणे ए। तो आपका जो हो गया बैगनी रंग के लिए हो गया, लाल रंग के लिए हो गया, पीले, तीनों के मान को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या मिल जाएगा, परिक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा बराबर डेल भी माइनस डेल आर बटे डेल वाई है। चलिए डेल भी का मान बोलो, डेल भी का मान एन भी माइनस वन गुणे ए, डेल आर का मान एन आर माइनस वन गुणे ए, डेल वाई का मान एन वाई माइनस वन गुणे ए। ठीक है, अब यहां से और सॉल्व करिए, तो ओमेगा बराबर एन भी माइनस वन माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस वन गुणे ए, और नीचे एन वाई माइनस वन गुणे ए से ए कट गया, तो ओमेगा का पूरा सूत्र हो गया एन भी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। ये हो गया परिक्षेपण क्षमता। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इस पे मैंने 2 लेक्चर दे दिए आपको। अपवर्तन क्या होता है, प्रिज्म में प्रकाश का विचलन क्या होगा, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा, इसका डिस्कस कर लिए। पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। आज की क्लास हम परिक्षेपण से शुरू किए। परिक्षेपण का मतलब वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब प्रिज्म का श्वेत प्रकाश किरणों को कई रंगों में बांटने की क्रिया परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाती है, जिसमें 7 रंग दिखाते हैं बयानी हपी नाला। अब बयानी हपी नाला से बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम है।
अब विचलन जिसका अधिक होगा अपवर्तनांक उसका अधिक होगा। तो कांच के लिए बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक से अधिक होता है। उसके बाद हम क्या बताया आप लोग को, कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं, डेल भी माइनस डेल आर, यानी बैगनी रंग के प्रकाश के विचलन में से लाल रंग के प्रकाश के विचलन को घटा दोगे तो ये मिलेगा थीटा। थीटा को कहेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण। अब इससे आप क्या निकाले, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता। यानी प्रिज्म का काम है श्वेत प्रकाश किरणों का अनेक रंगों में विभाजन। अब उसमें जो हो गया उसका कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यमान रंग के विचलन के अनुपात को हम कहेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता, जिसको किससे शो करेंगे, ओमेगा से। अब इसकी वैल्यू पूरी काउंट किए तो मिल गया ओमेगा बराबर एन भी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। इसको आप नोट कर ले। फिजिक्स भाग का चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक चल रहा है, सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, रेले का नियम। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जामिनेशन में ये 2 नंबर की आ सकती है। सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग क्या होती है। आपने कभी अनुभव किया होगा, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल, सूर्यास्त के समय भी सूर्य का रंग लाल, आसमान का जो रंग है नीला, समुद्र के जल का रंग नीला। तो ये घटनाएं जिस भौतिक परिघटना पर आधारित होती है या जिस भौतिक दृश्य पर आधारित होती है उसी को हम कहते हैं प्रकीर्णन। तो स्कैटरिंग का मतलब ये होता है, जैसे सूर्य क्यों लाल दिखाई दे रहा है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, आकाश का रंग और समुद्र के जल का रंग क्यों नीला दिखाई दे रहा है, तो ये भौतिक जो दृश्य है जिस भौतिक घटना पर आधारित होते हैं उसी को हम कहते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की खोज कई वैज्ञानिकों ने की, जिसमें एक भारतीय वैज्ञानिक है आपका रमन। तो रमन ने प्रकीर्णन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डेवलप किया, जो आपके सिलेबस में नहीं है, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो प्रकीर्णन का कॉन्सेप्ट है वैज्ञानिक रेले ने कॉन्सेप्ट दिया। अब जैसे प्रकीर्णन में क्या होगा, जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, और जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि वह भौतिक घटना, वह भौतिक परिदृश्य जिसमें सूर्य के समय, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, सूर्यास्त के समय भी सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, ये भौतिक जो परिघटनाएं हैं ये जिस पर आधारित होते हैं उसी को कहते हैं प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के लिए नियम किसने दिया, रेले। रेले का पूरा नाम है लॉर्ड रेले। तो लॉर्ड रेले ने प्रकीर्णन का नियम दिया। प्रकीर्णन के नियम में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप जानते हो कि जो स्पेक्ट्रम उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसमें 2 रंग का आप डिस्कस करते हो, लाल और बैगनी। तो जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, और जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो दिमाग में बैठा लोगे, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम, लगभग 7500। जो लाल रंग का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है तरंग दैर्घ्य, तो प्रकीर्णन उसका कम होगा। और जो बैगनी रंग है उसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्सीमेट होता है, इसलिए उसका जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सी है, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम एकदम सेंटेक्स परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख भी दिया है। एग्जामिनेशन में सेंटेंस एकदम परफेक्ट लिखोगे, अपने से बना के नहीं लिखना। लिखना क्या है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश प्रकीर्णित होगी वो लाल रंग का हो या बैगनी रंग का हो या नीले रंग का हो या पीले रंग का हो, ये नियम। तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बशर्ते कि प्रकीर्णक का आकार, ध्यान देना है, बशर्ते कि प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग की तुलना में क्या हो जाए, कम हो जाए। तो प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होगा, तभी ये नियम लगेगा, नहीं तो नियम लागू नहीं होगा। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है इस बात को लिखना एग्जाम में मस्ट है। अगर आप नहीं लिखते हो तो हो सकता है एग्जामिनर उस पर नंबर न दे।
तो आपका लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर बाकायदे लिख दिया हूं, तो इसको विद्यार्थी जरा ध्यान देंगे। सेंटेंस को आप जो हो गया उसी प्रकार से लिखोगे जिस प्रकार से मैंने लिखा है, अपने से बनाना नहीं है। प्रकीर्णित प्रकाश की तरह की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कब? बशर्ते कि प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या हो? कम हो। अब यहां मान लेते हैं कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है उसको हम शो कर दिए आई से, ये प्रकाश की मान लेते हैं तीव्रता है, और उसकी जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य को हम मान लेते हैं लैम्डा, तरंग दैर्घ्य बराबर हम लैम्डा ले लिए। तो प्रकीर्णन के नियम से क्या हो गया? आई प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा घाते 4, मतलब तीव्रता जो है क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, किसके? तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात। तो नियम में हो गया आई प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा के घाते 4। यही किसका नियम है? लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। अब लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन नियम में जो प्रकीर्णन होगा वो 2 रंग के प्रकाश का अगर देखा जाए, पहले नंबर पे लाल और दूसरे नंबर पे बैंगनी। तो लाल का तरंग दैर्घ्य अप्रॉक्सीमेट 7500 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम। और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अप्रॉक्सीमेट 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक। तो ये एग्जामिनेशन में 1 नंबर की टॉपिक आ सकती है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है 7500 एंगस्ट्रॉम है, यानी इसका प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होगा। और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम है, जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है पैमाना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब जैसे बहुत से ऐसी परिघटनाएं आप लोग सुने होंगे या देखे होंगे जो प्रकीर्णन के नियम पर बने हैं। जैसे आपका सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, ये किस नियम पे आधारित है? प्रकीर्णन के नियम पे। दूसरा एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि जो बरसात वाला दिन होता है, जिस दिन बरसात होगा, आकाश देखते हो एकदम साफ दिखाई देता है, तो बरसात के बाद आकाश साफ दिखाई देता है, ये भी किसके नियम पे आधारित है? प्रकीर्णन के नियम पे। जितने भी अलर्ट के सिग्नल होते हैं यातायात विभाग में, जितने भी अलर्ट के सिग्नल होते हैं उसको रेड कलर, लाल कलर से दिखाया जाता है। इसका भी कारण क्या है? प्रकीर्णन। क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो कम हो जाएगा, तो और जो रंग है वो बाहर निकल जाएंगे, लाल रंग वहां रुक जाएगा, जो आसानी से दूर से दिखाई देगा। जो रेड सिग्नल होता है वो खतरे का निशान होता है। कारण यह है, आपने अभी पढ़ा कि जितने भी प्रकाश है उसमें सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल रंग का। और जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उस कंडीशन में तरंग दैर्घ्य उसकी क्या होगी? तरंग दैर्घ्य उसकी अधिक होगी। अब तरंग दैर्घ्य अधिक होगी तो वो दूर तक जाएगा, यानी आसानी से दूर से ही लाल सिग्नल को पहचाना जा सकता है। यही कारण है कि जितने भी यातायात में खतरे के निशान होते हैं उसको लाल सिग्नल से दिखाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका जो हो गया लाइक करना ना भूलिए। तो इसका कंक्लूजन आपने क्या पढ़ा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर की, सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? वह घटना जिसमें सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, आकाश और समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, ये सारी परिघटनाएं जिस भौतिक नियम पर आधारित होते हैं उसको कहते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अध्ययन कई वैज्ञानिक किए, जिसमें आप लोग को पढ़ना है रेले का पूरा नाम है लॉर्ड रेले। तो लॉर्ड रेले ने प्रकीर्णन का नियम दिया। क्या नियम दिया? एकदम परफेक्ट है, इसको इन्वर्टेड का नाम लिखोगे। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बशर्ते कि प्रकीर्णन का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम हो। यानी तीव्रता को आई ले लिए, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा, तो आई प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा घाते 4। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन पुट होता है कि किस प्रकाश का प्रकीर्णन कम और किस प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होगा। तो आप लिखोगे लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होगा। नोट कर लें इसको। तो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 को आपने समाप्त कर लिया। अब इस पे न्यूमेरिकल देखिए।
प्रॉब्लम फर्स्ट है 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा? तो इसका सलूशन देखिए क्या दिया है प्रश्न में। प्रश्न में प्रिज्म का कोण यानी ए का मान दिया है 60, न्यूनतम विचलन का मतलब डेलियम का मान दिया है 30 अंश। तो इस स्थिति में क्या निकालना? आपतन कोण आई का मान, क्वेश्चन मार्क। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आप लोग क्या पढ़े हो? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, इसको आप डिराइव किए थे, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 आप पूरे के बटे साइन ए बटे 2, यहीं पढ़े थे। आपके प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 पूरे के बटे साइन ए बटे 2, जो किस रूप का है? स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर। तो अगर हम टैली करें, तुलना करें, तो तुलना से आपतन कोण आई का मान कितना आ जाएगा? आई की जगह पे है ए प्लस डेल एम बटे आपका 2। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ए का मान दिया, डेल एम का भी मान दिया, रख दीजिए। ए का मान 60, डेल एम का मान 30 बटे 2। अब 60 में 30 जोड़ोगे 90 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 45 अंश। इसका मतलब आपतन कोण 45 अंश। ध्यान दीजिए, प्रश्न कर रहा 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा? तो प्रॉब्लम में ए का मान 60 हो गया, डेल एम का मान 30 हो गया, तो आई का मान क्वेश्चन मार्क। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र पढ़े हो आप, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। अब इसको स्नेल के नियम से टैली करेंगे तो साइन आई बटे साइन आर। तो आई की जगह पे तुलना करने से क्या मिल गया? आपतन कोण का मान a प्लस डेल एम बटे 2, ए का मान रख दिए, डेल एम का मान रख दिए, हल किए तो आपतन कोण का मान 45 हो गया। प्रॉब्लम 2 देखो, प्रॉब्लम 2 में कर रहा सेकंड में एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2, अपवर्तनांक यानी n का मान दिया है, √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, तो आपतन कोण आई होगा, अपवर्तन कोण r, तो i का मान 2r। तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात करना है, यानी प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या होगा, a का मान क्या होगा, उसी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में देखिए सलूशन में आपको प्रश्न में क्या दिया? अपवर्तनांक दिया, यानी करणी में 2 का मान, ये क्या है? अपवर्तनांक, n का मान करणी में 2, और क्या दिया है? आपतन कोण i अपवर्तन कोण r का 2 गुना है। तो आपको अपवर्तक कोण का मान निकालना, a का मान क्वेश्चन मार्क, हमको a का मान निकालना है। तो फार्मूला आप लोग पढ़े हो, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब n बराबर होता है साइन ए बटे आपको साइन आर। अब n का मान कितना आ गया? करणी में 2, साइन i का मान हो गया 2r बटे साइन r का मान r है। अब इसको और हल करेंगे तो करणी में 2 बराबर साइन 2r है, तो लिखेंगे 2 साइन r गुणे कास r बटे पहले से कितना है? साइन r। अब यहां से देखिए साइन आर से साइन आर कट गया, यानी करणी में 2 बराबर बचा 2 कास आर। तो कास आर का मान कितना आ गया? करणी में 2 बटे 2। अब इसका परमीकरण कर दीजिए, करणी में 2 से गुणा, करणी में 2 से भाग। अब देखिए करणी में 2 करणी में 2 कट के 2 आ जाएगा, नीचे वाले 2 से कट जाएगा, यानी कास आर का मान कितना हो गया? कास आर का मान आ गया यहां से 1 बटे करणी में 2, यानी कास r बराबर कास, किसका मान 1/2 होता 45, तो r का मान आ गया 45। ठीक है, r का मान 45। अब यहां जरा देखो, साइन a प्लस डेल एम बटे 2 बटे साइन a बटा 2 बराबर साइन i बटे साइन r।
तो तुलना से r का मान कितना होगा, a/2 होगा ना। तो यहां से अगर तुलना करोगे, अब चूंकि आप जानते हो r बराबर जो होगा a/2 आपका 2 ना। अब आपने r का मान निकाला है तो a का मान हो जाएगा 2r। अब a का मान 2 गुणे r का मान दिया 45, तो यहां से a का मान कितना मिल गया 90। प्रॉब्लम एकदम नॉर्मल है और ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट पूछा भी गया कई साल। एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक करनी में 2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण, तो n का मान करनी में 2, i का मान 2r है। तो पहले हम स्नेल के नियम से किसका मान निकालेंगे, r। अब यहाँ टैली अगर देखा जाए पहले वाले प्रॉब्लम में, तो साइन a प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन a/2 टैली करोगे तो r का मान कितना आ रहा है, r बराबर a/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से a का मान 2r, तो a का मान हो गया 2 गुणे r का मान 45 दूनी हो गया 90। तो अपवर्तक कोण कितना हो गया 90। इसको नोट करें। प्रॉब्लम थर्ड, प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है। जब आपतित कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो प्रिज्म है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुजाकार। तो समबाहु त्रिभुजाकार का मतलब प्रिज्म का कोण कितना हो गया, समबाहु त्रिभुज का कोण, प्रिज्म का कोण यानी समबाहु त्रिभुज का कोण और समबाहु का प्रत्येक कोण 60 होगा, यानी a का मान 60 हो गया। प्रश्न को आगे बढ़ाइए। कांच के प्रिज्म में से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है। जब आपतित कोण मतलब वही आपतन कोण आई, आपतन कोण आई प्रिज्म के कोण का 3/4 है, यानी 3/4 है किसके, प्रिज्म का कोण a। अब a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 60, तब i का मान आ जाएगा 3/4 गुणे आपका हो गया 60। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 15 चौका हो गया 60, 15 तिया 45, i का मान आ गया 45 अंश। तो हमको निकालना क्या है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल निकालनी है। प्रिज्म में प्रकाश की चाल क्या होगी, आप लोग प्रॉब्लम 2 में पढ़े थे। a का जो मान होगा, सॉरी r का मान होता है a/2 पढ़े। तो यहां से r का मान a/2, तो a का मान दिया है 60/2, यानी r का मान आ गया 30, i का मान 45, r का मान 30। तो स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल के नियम से पढ़े आप लोग साइन i बटे साइन r बराबर n। अब इसको रखिए, साइन i का मान हो गया 45 बटे साइन r का मान 30 बराबर n। अब साइन 45 का मान 1 करनी में 2, साइन 30 का मान 1/2 बराबर n। तो n का मान कितना आ जाएगा, 1 करनी में 2 गुणे आपका हो गया 2। अब इसको और हल करिए तो n बराबर आ गया 2 करनी में 2, यानी हमने करनी में 2 से गुणा, करनी में 2 से भाग। अब पूरा हल हो के आ गया n बराबर करनी में 2। तो हमने अपवर्तनांक निकाल लिया। आपको पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कहाँ, निर्वात में या वायु में, ये होती है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल, यानी v का मान क्वेश्चन मार्क, यानी v का मान क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग फार्मूला पढ़ें, n बराबर होता है c/v। आप लोग को याद होना चाहिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या वायु में होती है, और प्रकाश किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। इसका मतलब प्रकाश कहाँ प्रवेश कर रहा है, प्रिज्म में, तो चाल घट जाएगी। अब यहाँ से बोलिए n का मान कितना है, करनी में आपका 2, यानी आप कह सकते हो प्रकाश की चाल का ये सूत्र हो गया v बराबर ये हो गया c/n। अब c का मान आपको पता है 3 × 10⁸, n का मान करनी में 2। अब करनी में 2 का भी मान आपको याद होना चाहिए,
करणीय में 2 का मान 1.414 होता है। पूरे को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.12 गुणे 10 के घाते 8। मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। यानी प्रिज्म के अंदर प्रकाश की चाल 2.12 गुणे 10 घाते 8। सवाल को समझने का प्रयास करिए कि हमारा जो प्रिज्म है वह समबाहु है। इसका मतलब प्रिज्म का कोण हो गया 60। अब आई जो दिया आपतन कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है, तो आई बराबर 3/4। ए का मान रख दिया, आई का मान 45। आप लोग पहले और दूसरे वाले प्रॉब्लम में टैली किए थे, तो आर का मान a/2 होता है। तो आर का मान a/2, तो आर का मान 60/2 हो गया 30। अब यहां से अगर हम क्या करें, स्नेल के नियम को लगाएं, तो स्नेल का नियम पढ़े हो, साइन आई बटे साइन आर बराबर n। आई का मान 45 है, आर का मान 30 है। 45 का मान 1/2, 30 का मान 1/2 बराबर n। हल करोगे तो यहां से n का मान करणी में 2 आ गया। अब प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है निर्वात या वायु में, 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश अन्य माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल घट जाएगी। इसका मतलब v का मान निकालना है, तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, v बराबर c/n। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे निकालोगे? निर्वात में प्रकाश की चाल में आप जो है माध्यम के अपवर्तनांक से भाग दे दो। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है उससे डिवाइड कर दो। अब अपवर्तनांक है करणी में 2, करणी में 2 का मान याद होना चाहिए 1.414 होता है, तो v का मान आ गया हल करने पे 2.12 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। चौथा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, उस पे एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट a/2 है। तो कह रहा है प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। प्रॉब्लम में क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो दिया है वो आपको काट a/2 है। सॉल्यूशन में आपको देखिए अपवर्तक कोण दिया है, अपवर्तक कोण a, जिसको हम प्रिज्म का कोण बोलेंगे, और अपवर्तनांक दिया है प्रश्न में काट a/2। अपवर्तनांक लेते कितना हो n, तो n का मान दिया है काट a/2। अब प्रिज्म के लिए सूत्र क्या पढ़े हो, n बराबर साइन a प्लस डेल m/2 अब पूरे के बटे साइन a/2। ये आप लोग सूत्र पढ़े हैं। सूत्र है n बराबर साइन a प्लस डेल m/2 गुणे साइन a/2। अब प्रश्न में अपवर्तनांक का मान कितना दिया, काट a/2, तो n की जगह पे काट a/2 रख दिए, बराबर हो गया साइन a प्लस डेल m/2 पूरे के बटे साइन a/2। अब ये काट है, काट को साइन कास में तोड़ दो, तो काट a/2 को लिखेंगे कास a/2 बटे साइन a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m/2 पूरे के बटे साइन a/2। अब देखिए साइन a/2 से साइन a/2 कट गया, क्या बचा? बचा आपका कास a/2 बराबर साइन आपका a प्लस डेल m/2। आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कास में, ये साइन में, ये अगर कास साइन में बदलेगा तभी कटेगा। तो हम कास a/2 को क्या लिख सकते हैं त्रिकोणमिति से, 90 माइनस a/2 साइन 90 माइनस थीटा का मन कास थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन a प्लस डेल m/2। अब देखिए साइन से साइन कट गया, तो साइन से साइन कट गया, तो 90 माइनस a/2 बराबर किसके, a प्लस डेल m/, आपका हो जाएगा 2। अब इसको और सॉल्व करोगे तो 90 माइनस a/2 यह हल होगा, तो a/2 प्लस डेल m/ आपका हो गया 2। हमको अल्पतम विचलन कोण मतलब आपको डेल m का मान निकालना है। अब यहाँ से बोलिए 90 माइनस a/2, ये इस तरफ आएगा तो माइनस a/2 बराबर डेल m/ आपका हो गया 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस
अब माइनस कॉमन लोगे तो a/2 यानी 2a/2, शॉर्टकट में भी लिख सकते थे डेल m/2, तो कट के आ जाएगा 90 माइनस a बराबर डेल m/2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे 2 का तो डेल m बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस मतलब 2 गुणे 90 माइनस a, तो डेल m का मान आ गया 180 माइनस 2a। ये आपका आंसर हो गया। अल्पतम विचलन कोण का मान आ गया डेल m बराबर 180 माइनस 2a। तो प्रॉब्लम को फिर से क्लियर करिए। कह रहा एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट a/2 है, तो प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में अपवर्तक कोण a हो गया, अपवर्तनांक काट a/2। अपवर्तनांक का मतलब n का मान काट a/2 दिया है, तो n का मान अगर काट a/2 है तो n का मान अपवर्तनांक के सूत्र में रख दिए, इसको साइन और कास में तोड़ दिए तो साइन a/2 कट गया। अब कास a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m बटे 2। अब साइन से कास तो कटेगा नहीं, आप कास को साइन में तोड़ दोगे, यानी साइन 90 माइनस a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m बटे 2। अब साइन से साइन वाला फलन कट जाएगा, तो 90 माइनस a/2 बराबर a प्लस डेल m बटा 2। अब इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया, a/2 प्लस डेल m/2। हमको डेल m का मान निकालना, पक्षांतर कर दिए तो वैल्यू हो गई 180 माइनस 2a। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रॉब्लम 4 के बाद प्रॉब्लम 5 देखिए। ये दोनों छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है। तो प्रॉब्लम 5 है, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है। न्यूनतम विचलन कोण दिया 10 अंश। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो सॉल्यूशन में देखिए, आपको न्यूनतम विचलन का मतलब डेल m का मान दिया है 10 अंश, अपवर्तनांक n का मान 1.5 दिया है, तो हमको क्या निकालना है प्रिज्म कोण। तो पतले प्रिज्म के लिए सूत्र आप लोग पढ़े हो, पतले प्रिज्म के लिए, अब पतले प्रिज्म के लिए होता है डेल m बराबर n-1 गुणे a। अब डेल m का मान दिया है 10, n का मान 1.5 माइनस 1 गुणे a, तो 10 बराबर 1.5 में से 1 घटाओगे 0.5 गुणे आपका a। अब इसको हल करोगे तो 10 बराबर 10.5 का मतलब आधा, 1/2 गुणे a, तो यहाँ से a का मान आ गया 10 दूनी 20 अंश। तो आपने निकाल लिया कि जो प्रिज्म का कोण है जिसको अपवर्तक कोण बोलेंगे उसका मान 20 अंश होगा। यानी प्रॉब्लम में दिया है किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है, प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है, जबकि पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यानी डेल m का मान 10 दिया है, n का मान 1.5, तो पतले प्रिज्म के लिए सूत्र होता है डेल m बराबर n-1 गुणे a। अब डेल m और n का मान रखे, हल होके आ गया 20, यानी प्रिज्म के कोण का मान 20 अंश होगा। प्रॉब्लम 6 देखिए। प्रॉब्लम 6 में दिया 63 अंश कोण वाले प्रिज्म, मतलब प्रिज्म का कोण 63 अंश है। 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है। आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रिज्म का कोण क्या दिया है, a का मान दिया है 63 और क्या दिया है न्यूनतम विचलन कोण, इसका मतलब डेल m का मान दिया है 29, तो किसका मान निकालना है आपतन कोण, I का मान क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को फार्मूला बताया गया था, एक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बटे 2 पूरे के बटे साइन a बटा 2। अगर इसको हम स्नेल के नियम से टैली करें तो ये बराबर क्या है साइन i बटे साइन r है ना। अब ये साइन i बटे साइन r का रूप का है, तो तुलना करोगे तो आपतन कोण कितना मिलेगा, आपतन कोण मिल जाएगा I बराबर a प्लस डेल m बटे आपका 2। अब a का मान दिया, डेल m का मान दिया, रखोगे तो I का मान मिल जाएगा। अब I बराबर a का मान 63
डेल m का मान 29 बटे आपका हो गया 2। अब इसको सॉल्व करिए तो i का मान 9 3 12, फिर 6 2 8 1 9, अब बटे आपका हो गया 2। अब ये i का मान हो गया कितना 46 दूनी 92, तो आपतन कोण का मान हो गया 46 अंश। यानी प्रॉब्लम में क्या क्लियर किए, 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन 29 अंश है। आपतन कोण ज्ञात करना है। यानी इस प्रॉब्लम में a का मान 63 है, डेल m का मान 29 है, तो i का मान निकालना है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े हो, n बराबर साइन a प्लस डेल m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। अब चूंकि ये स्नेल के नियम के अनुसार है तो साइन i बटे साइन r टैली कर लिए, तो आपतन कोण का मान कितना हो गया, i की जगह पे a प्लस डेल m बटा 2, तो a प्लस डेल m बटा 2 हल किए तो i का मान हो गया 46। नोट कर लें इसको। तो 6 प्रॉब्लम हो गया। 7वां प्रॉब्लम देखिए, एक प्रॉब्लम और कर लीजिए इस पे। इस टाइप का एक प्रॉब्लम और है जो लास्ट प्रॉब्लम होगा। किसी पदार्थ में लाल, बैगनी एवं पीले 3 रंग दिए हैं, लाल, बैगनी और पीला। इनके अपवर्तनांक क्रमशः हैं 1.49, कामा 1.59 और 1.57 है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी। तो सॉल्यूशन में पहले क्या दिया है, रंगों के अपवर्तनांक, रंगों के अपवर्तनांक का मान दिया है, मतलब लाल रंग यानी NR, NR का मान दिया है 1.49। दूसरा रंग कौन सा है, बैगनी, NB का मान 1.59 और NY का मान दिया है 1.57। तो कह रहा ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क। ओमेगा का मतलब क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या पढ़े हो, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होता है NB माइनस NR बटे NY माइनस 1। कि प्रिज्म पर अगर कोई प्रकाश किरण गिरे तो उसके द्वारा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा उससे क्षमता जो मान आएगा, पावर वर्ण विक्षेपण क्षमता, ओमेगा बराबर NB माइनस NR बटे NY माइनस 1। इसका मतलब ओमेगा बराबर NB का मान 1.59, NR का मान 1.49 और बटे NY का मान 1.57 माइनस 1। अब इसको हल करिए, 1.59 में से 1.49 घटाएंगे 0.10 और इसको हल करोगे 0.57। दशमलव 2 अंक पे है, नीचे भी 2 अंक पे है, दशमलव हट जाएगा, 10 बटे हो गया 57। अब 10 में 57 से भाग दोगे तो आएगा कट के 0.175। 0.175 ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है जिसका मात्रक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी अपवर्तनांक है, नीचे भी अपवर्तनांक है। तो जो अंश वाली राशि वही हर में हो तो उसको कहते हैं अनुपातिक राशि। ऐसी राशियों का बीमा मात्रक नहीं होता। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो हमने भौतिक विज्ञान के भाग 2 में, सेकेंड भाग में हमने 3 चैप्टर आप लोग को क्लियर करा दिया। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो आप लोग पढ़े उसमें हमने 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बता दिया, हर टाइप के एक न्यूमेरिकल बता दिए। और आप लोग नोटबुक से जो आंकिक न्यूमेरिकल है उसको आप कर सकते हो, हर टाइप के प्रॉब्लम को क्लियर कर ले। हम लोग का प्रयास है कि मैक्सिमम चीज आप लोग को दे दें। बस एक बटा काम करिएगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलिए, और जो चीज़ें क्लियर ना उसको कमेंट करिए। थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए हम लोग को। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग और बेटर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा सपोर्ट बेटा करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, थोड़ा सा मन हम लोग का भी होता है, इतना मेहनत कर रहे हैं, गर्मी पड़ रही है तब भी हम लोग पर डे वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं। वीडियो को देख तो रहे हैं, अब 1 मिनट 2 मिनट देखे, पता चला व्यू बढ़ गया, लेकिन उसका वॉच टाइम बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब आप कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हैं। या तो हम लोग में कमी है या तो आप लोग में कमी है। तो हम लोग तो भाई मेहनत कर ही रहे हैं, इतनी गर्मी के बावजूद भी हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बेटा आप काम करिए, वीडियो को पूरा अंततः देखिए। जब 1 बार 2 बार देखोगे
और जब कॉन्सेप्ट एक बार बन जाएगा तो ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगा। ठीक है, और कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमको पता चल जाता है कि कितने बच्चे हमसे जुड़े हैं। आप कमेंट नहीं करते हो, व्यू तो 150 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, लेकिन कमेंट कितने आ रहे हैं? 5 से 7। तो कमेंट आप लोग करिए जिससे हमको लगे कि नहीं बच्चे वीडियो देख रहे हैं और कौन कौन से बच्चे जुड़े हैं हमसे, ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। और आप सब्सक्राइब वाला जो बटन है जो ऊपर वाला है उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू।